नमस्कार। प्रणाम इंडिया, न्याय की बात में आपका स्वागत। मैं हूं प्रेम कुमार। दिल्ली में अब राहुल गांधी का इंतजार हो रहा है और इस बीच बहुत खबरें परवान चढ़ रही हैं। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी में बातचीत हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है। अफवाह उड़ाई जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी की जरूरत पड़नी चाहिए? वो तो कह रहे थे कि हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसी खबर उड़ाई जा रही है? इसकी वजह है, बहुत साफ वजह है, कांग्रेस से डरने लगी आप। झूठी है सुलह की बात। एक ऐसी राजनीति चली जा रही है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सुलह चल रही है, ऐसी हवा उड़ाई जा रही है। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि कांग्रेस पार्टी जो अपोजिशन के तौर पर दिल्ली में उठकर अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास कर रही है, जो संघर्ष कर रही है, उसे आम आदमी पार्टी की सत्ता से भी लड़ना है और बीजेपी की एलजी सरकार से भी लड़ना है, गृह मंत्रालय से भी लड़ना है, जिसके पास दिल्ली पुलिस है, जिसने कानून व्यवस्था का बुरा हाल कर रखा है। उस कांग्रेस को इस पोजीशन में आने नहीं देना कि वो अपोजिशन की सीट ले सके। यह बहुत बड़ी सियासत है, इस बात को समझिए। और इसी वजह से यह अफवाह उड़ाई जा रही है कि राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच में अंदर खाने बातचीत चल रही है। क्यों भाई? क्यों चलनी चाहिए बातचीत? इसीलिए कि आम आदमी पार्टी को फिर से सत्ता में शोभायमान बनाया जाए। क्या कांग्रेस पार्टी इसीलिए है कि जगह जगह रीजनल पार्टीज को सत्ता में बनाते रहे? इंडिया गठबंधन के बारे में एक बात हो गई, सबने कह दिया कि एक था इंडिया गठबंधन, लोकसभा चुनाव के लिए बना था। लोकसभा चुनाव के बाद उसकी कोई बैठक नहीं हुई है और सब लोग अपने अपने चुनाव लड़ रहे हैं। तब भी ये बात क्यों उड़ाई जा रही है? वजह साफ है। इन वजहों को हम आपको कुछ खबरों में दिखाते हैं। देखिए, ये खबर मैं फुल स्क्रीन पर ला रहा हूं। क्या खबर चल रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री 13 जनवरी को जनसभा को संबोधित करेंगे। यह खबर पूरे दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण खबर के तौर पर आपके सामने है। आप देखेंगे और भी खबरें हैं। भाई, कांग्रेस के जो प्रभारी हैं दिल्ली में, निजामुद्दीन काजी, कर्नाटक से संबंध रखते हैं, उन्होंने कहा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सोमवार को शाम 5:30 बजे उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में जय बापू, जय भीम, जय संविधान नाम से जनसभा को संबोधित करेंगे। इसमें बड़ी संख्या में लोग, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भाग लेंगे। ये जो खबर है, इस खबर के मायने समझिए। ये खबर परेशान करने वाली है उन लोगों के लिए जो कांग्रेस की मौजूदगी से डर रहे हैं। जय भीम, जय बापू, जय संविधान, ये नारा सबसे ज्यादा किसको डरा रहा है? ये नारा बीजेपी को डराता है, पूरे देश में डराता है। दिल्ली में भी बीजेपी की ही सियासत करने वाली पार्टी, उसी की तर्ज पर चलने वाली पार्टी, सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को भी उतना ही डराता है। आखिर ये प्रश्न है, दिल्ली में दो सत्ता एक साथ चल रही है। एक अरविंद केजरीवाल की सत्ता, आम आदमी पार्टी की, जिसको जनता ने भारी बहुमत से सत्ता नशीं किया है, और दूसरी सत्ता दिल्ली की
कि एलजी के माध्यम से चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता, जिसको जनता ने अधिकृत नहीं किया था कि आप संविधान में संशोधन कर करके, दिल्ली के अधिकारों की कटौती कर करके, एलजी को ताकतवर बना बना करके एक चुनी हुई सरकार को काम करने न दें। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी बीजेपी से प्रताड़ित पार्टी है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। और जो लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बना था, उन सब कारणों से बना था कि अगर इस पार्टी को, अगर बीजेपी को केंद्र की सत्ता में आने से नहीं रोका गया तो देश में लोकतंत्र बचेगा नहीं। चाहे जिस रूप में, बैसाखी के ही सहारे, लेकिन मोदी सरकार की वापसी हुई और आज लोकतंत्र पर खतरा बढ़ा है। चुनाव लूटे जा रहे हैं, चुनाव पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। और आज भी आम आदमी पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, संजय सिंह ने जो बताया, वो निश्चित रूप से चिंताजनक बात है, सबके लिए चिंताजनक बात है। कांग्रेस के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, अपोजिशन के लिए। वो क्या बात थी? संजय सिंह ने साफ साफ बताया कि इस देश में जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जो सांसद हैं, जो पूर्व सांसद हैं और अनधिकृत रूप से रह रहे हैं सांसद के आवास में, उन सब आवासों पर 2 दर्जन से लेके 4 दर्जन तक मतदाताओं के नाम लिखाए गए हैं। बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रवेश वर्मा ने भी बताया कि हम लोग कर्मचारियों को धक्का नहीं देते, मारते नहीं, सबको साथ रखते हैं, उनका भी वोटर आईडी बन रहा है, इसीलिए ये संख्या है। और उन्होंने भी कुछ नाम और पते दिए कि यहां से भी बड़ी बड़ी संख्या में वोटर्स बने हैं। चाहे बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की पोल खोली हो, चाहे आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की पोल खोली हो, सच क्या सामने आया है? सच ये सामने आया है कि एक एक सांसद आवास से, जो कि मंत्री भी हैं, जो पूर्व मंत्री भी हैं, जो सांसदी हार चुके हैं वो भी हैं। वो तो और गलत हो रहा है कि हार चुके हैं, क्वार्टर में नहीं रहते, फिर भी आपके यहां से 2 दर्जन से ज्यादा आई कार्ड बन रहे हैं, वोटर आईडी बन रहे हैं। तो ये जगह क्या है? फर्जी वोटर आईडी बनाने की जगह है क्या? और हाँ, बीजेपी ने जो कहा कि हम तो कर्मचारियों को भी साथ रखते हैं, 1 दर्जन 40-40 लोगों को आप साथ रखते हैं, सबकी आई कार्ड बनवाते हैं। अगर ऐसा है तो लोकसभा चुनाव में ये वोटर क्यों नहीं थे? क्या लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव आते आते आपके सारे कर्मचारी आपके परिवार के मेंबर हो गए? ये जो खतरा है, चुनाव लूटने का खतरा, चुनाव में बेईमानी करने का खतरा, चुनाव आयोग के सहयोग से चुनाव जीतने का तरीका, ये तरीके खतरनाक हैं और पूरे देश में इन तरीकों का इस्तेमाल हुआ है। न्यूज लॉन्ड्री ने अभी अभी एक और संसदीय सीट का पूरा ब्यौरा रखा है। उसने पहले फर्रुखाबाद और अब मेरठ, इन सब सीटों के बारे में बताया है, चांदनी चौक के बारे में भी बताया है कि कैसे 1-2 जगह ऐसा है कि डिलीशन करके चुनिंदा तरीके से मुसलमानों का वोट काट दो, यादवों का वोट काट दो, शाक्य का वोट काट दो, जो कोई भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन को वोट कर सकता है, उसके वोटर डिलीट कर दो। एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका है कि फर्जी तरीके से वोटर्स जोड़ दो, जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और चुनाव आयोग को पता रहे। वोटर वाले दिन में मैनेज कर लो, फर्जी वोटर वो कैसे वोट में कन्वर्ट करना है, वो सारा तरीका आता है। तो ये 1 लाख से ज्यादा नए वोटर मेरठ में जोड़ दिए गए चुनाव से ठीक पहले, उसके कारण वो चुनाव बदल गया। ये सच न्यूज लॉन्ड्री की सनसनीखेज रिपोर्ट में सामने आया है। तो इन तरीकों के बीच ये चुनाव हो रहे हैं, बात समझनी पड़ेगी। जो बात आम आदमी पार्टी ने उठाई है और उसका जवाब जो बीजेपी ने दिया है, दोनों एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं।
दोनों पैटर्न में वही है, एक ही किस्म की सियासत कर रहे हैं। भाई सियासत में धर्म का इस्तेमाल बीजेपी भी करती है, आम आदमी पार्टी भी करती है, जाति का इस्तेमाल बीजेपी भी करती है, और आम आदमी पार्टी ने भी भाई जाट रिजर्वेशन का की बात उठा करके वही खुलेआम किया है। तो ये इनकी शैली एक जैसी है, तो क्या उसमें से एक का पूंछ पकड़ लिया जाए, उसी के साथ राजनीति हो? बाइपोलर इलेक्शन इस देश में एक सिचुएशन बन रही थी, फिर भी 100% बाइपोलर नहीं हुआ। तो दिल्ली में बाइपोलर क्यों हो? दिल्ली में तो दो पोल, दो सत्ता लेके खड़े हैं। यहां तो अपोजिशन का एक पोल चाहिए जनता को। भाई कोई विपक्ष की आवाज बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई जनता की आवाज उठाएगा कि नहीं उठाएगा? कानून व्यवस्था पर सवाल उठाओ तो बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी, और दिल्ली में प्रदूषण, पानी, साफ पानी, यमुना की सफाई, ये तमाम चीजें उठाओ तो आम आदमी पार्टी के एंटी इनकम्बेंसी। तो क्या दोनों आपस में मिल जाए, एक दूसरे के खिलाफ आवाज ना उठाए? इन दोनों आवाज उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव के समय, इससे पहले गायब थे। कभी क्या आपने देखा ये कानून व्यवस्था के सवाल पर आम आदमी पार्टी ने गृह मंत्रालय के खिलाफ में इस चुनाव से पहले कभी सवाल उठाया हो, प्रदर्शन किया हो? जब जेल जाने की बात आई तब तो जरूर बोलते थे कि गृह मंत्रालय केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहा है, और सही कहते थे। लेकिन जनता के सवालों को लेकर के कितनी बार आम आदमी पार्टी ने गृह मंत्रालय को घेरा? इसी तरीके से उन सवालों को लेकर जो प्रदूषण से जुड़े हैं, जो दिल्ली की साफ सफाई से जुड़े हैं, जो दिल्ली की नागरिक सुविधाओं से जुड़े हैं, उनको लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ में कितनी बार प्रदर्शन किया, कितनी बार सड़क पर उतरे? नहीं उतरे। ये अपोजिशन की कमी दिल्ली की सबसे बड़ी जरूरत है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन का धर्म निभाने के चक्कर में ये इस धर्म को छोड़ा। अपोजिशन की जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी उससे मुंह मोड़ा। ये कांग्रेस पर भी इल्जाम आएगा, लेकिन फिर तीनों दलों का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो कांग्रेस पार्टी ही थोड़ी बहुत सड़क पर नजर आई। कांग्रेस पार्टी ही दिल्ली में थोड़ी बहुत ही सही सड़क पर नजर आई। आम आदमी पार्टी का राजस्व घोटाला किसने पर्दाफाश किया? क्या बीजेपी ने किया? नहीं, ये पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी ने किया। एफआईआर हुए, तमाम चीजें हुई, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब चुनाव आया, लोकतंत्र बचाने का सवाल आया, वही नारा जो राहुल गांधी फिर लेकर आ रहे हैं, जय भीम, जय गांधी, जय बापू और जय संविधान। इस नारे ने देश को बदला। इस नारे ने देश को सत्ता और विपक्ष, एक सही और गलत, इस रूप में लोकतंत्र बचाओ और लोकतंत्र डुबाओ, इस रूप में दो हिस्सों में बांटा। तो वो राजनीति, उसकी जरूरत आज खत्म नहीं हुई है, लेकिन कि इंडिया गठबंधन को खत्म हो जाना चाहिए, नहीं, लेकिन क्या उस राजनीति की जरूरत के लिए दिल्ली में कांग्रेस का गला घोंट देना चाहिए? और कांग्रेस को क्यों इंडिया राष्ट्रीय राजनीति करने के लिए दिल्ली में विपक्ष की भूमिका नहीं निभानी चाहिए? ये एक बड़ा प्रश्न है। और आप ये समझिए कि ये जो प्रश्न है छोटा नहीं है। कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि वो लड़ाई लड़ेगी, चुनाव लड़ेगी, और चुनाव लड़ने से क्या होगा वो समझिए। ये चुनाव पूरी तरह से बदल चुका है। मैं 2-3 दिनों से कह रहा हूं, ये चुनाव बदल चुका है। दिल्ली का विधानसभा चुनाव, ये चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच नहीं रह गया है। दोनों सत्ता के दल हैं, एक एलजी की सत्ता है, एक मुख्यमंत्री की सत्ता है। वहां ये लड़ाई अब कांग्रेस जो अपोजिशन के रोल में है, अपोजिशन बनाम दो सत्ता, त्रिकोणात्मक संघर्ष कह लीजिए या आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी कह लीजिए, लेकिन कांग्रेस बीच में खड़ी है, बीजेपी से आगे, आम आदमी पार्टी से पीछे। लेकिन ये चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आप ये समझ लीजिए, जैसे जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे
पूरा लीडरशिप जब चुनाव मैदान में उतरेगा, वैसे वैसे ये चुनाव जो आज अपोजिशन में कांग्रेस दिख रही है, ये आम आदमी पार्टी को सुपरसीड कर ले सकती है। मैं कर ले सकती हूं है थोड़ा बचाव की मुद्रा में कह रहा हूं, कोई दावे से कोई बात नहीं कही जा सकती, लेकिन ये आम आदमी पार्टी को सुपरसीड कर सकती है, इस बात को समझिए। और यही राजनीति दिल्ली में बदली है और यही राजनीति दिल्ली में बदल रही है। इससे आम आदमी पार्टी डरी हुई है और डर तो बीजेपी भी गई है, क्योंकि अब बीजेपी भी कांग्रेस पर हमला बोल रही है। देख सुना था ना आपने रमेश बिदूड़ी जी को, उन्होंने प्रियंका गांधी के गाल जैसे सड़कें बनाने की बात कही थी। आपने आम आदमी पार्टी को तो लगातार सुना है कांग्रेस पर ही हमला कर रही है लगातार। तो कांग्रेस पर हमला करने का मतलब क्या है? हम आपको तो 2-3 दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, सुनाते हैं कि अरविंद केजरीवाल से पूछा गया था दिल्ली में गठबंधन को लेकर, तो क्या कहा था वो थोड़ा सुन लीजिए आप, जरूरी है। शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? फिर से सुनिए। विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा, ये आम आदमी पार्टी कह रही है, ठीक है। उनको लग रहा था कि दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा और ये कह देंगे हमने तो कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से निकाल दिया है, इनको ममता बनर्जी का साथ है, इनको अखिलेश यादव का साथ है और कांग्रेस को क्रश कर देंगे। ये इसी हिसाब से, ये भी मोदी टाइप ऑफ पॉलिटिक्स है कि अपोजिशन को क्रश कर दो, तो इन्होंने ये सोचा। लेकिन कांग्रेस तो फील्ड में है, दिल्ली वो प्रदेश है जहां कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा है, वैसा प्रदेश नहीं है हरियाणा जैसा कि ढांचा ही नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा है। दिल्ली में चाहे दलित वोट्स हो, चाहे मुस्लिम वोट्स हो, इनको इंतजार है कि राहुल गांधी सक्रिय ढंग से आए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस के लिए काम करें। हम लोग कांग्रेस के साथ खड़े होने को तैयार हैं। वो जाट वोटर्स, वो सिख वोटर्स, वो क्रिश्चियन वोटर्स, वो किसानों का जो परिवार दिल्ली में रहता है, सबको इंतजार है कि कांग्रेस आए तो हम साथ में हैं, हम साथ देंगे। तो और राहुल गांधी का इसी अर्थ में दिल्ली इंतजार कर रही है। जैसे ही दिल्ली में राहुल गांधी आते हैं, ये पूरा नैरेटिव बदल जाएगा कि दिल्ली कांग्रेस अपने से लड़ रही है, इनको नेशनल लीडरशिप का साथ नहीं है और ये तो बाद में फिर मिल ही जाएंगे आम आदमी पार्टी के साथ, इसलिए यहां तो लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है। अब तक यही नैरेटिव चलता रहा है, लेकिन ये नैरेटिव अब पलट रहा है कि नहीं, कांग्रेस ही वो पार्टी है जो दिल्ली में अपोजिशन का स्पेस लेती रही है, ले सकती है और आगे इसको कैरी कर सकती है। अगर कांग्रेस ने अपोजिशन का पोजीशन ले लिया तो सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। विपक्ष ही कभी सत्ता बनता है, सत्ता ही कभी विपक्ष बनता है। जब कांग्रेस पार्टी ने 2013 में आम आदमी पार्टी को सरकार को समर्थन दिया था, इसलिए कि बीजेपी को रोकना है, तो ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से उतारा था, बीजेपी को नहीं उतारा था। और ऐसी ही भूल एक बार राजीव गांधी ने भी की थी उत्तर प्रदेश में, जब मुलायम सिंह की सरकार से मायावती जी ने समर्थन वापस ले लिया था, तो उस समय विपक्ष थी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में और राजीव गांधी जी ने मुलायम सिंह की सरकार को बचा लिया था। तब क्या हुआ था, विपक्ष अचानक सत्ता पक्ष की तरफ शिफ्ट हो गया। तो जनता को विपक्ष चाहिए ना, जाइए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रही थी, समाजवादी पार्टी रहेगी
कांग्रेस का स्पेस ही खत्म हो गया, अपोजिशन ही नहीं रहा। और सत्ता में तो आप समर्थन कर रहे थे नहीं, शैडो में थे, छाया सत्ता बन गए थे। वही छाया सत्ता 2013 में दिल्ली में कांग्रेस बनी, नतीजा हुआ कि जो 8 सीटें मिली थी वो भी जनता ने छीन ली। अब बोला जाओ तुम न सत्ता में रहो न विपक्ष में रहो, शून्य हो गई कांग्रेस। फिर चुनाव आया, फिर वही बात, अगर अलग लड़ेंगे तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। अरे बाबा, बीजेपी तो सत्ता में ऑलरेडी है, हार करके भी वो एलजी के माध्यम से सरकार चला रही है, केंद्र में सत्ता में, देश के 22 राज्यों में सत्ता में। एक और दिल्ली में चली जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी आपको? आप अपने आप को बर्बाद कर लेंगे क्या? मिटा देंगे क्या? राजनीति खत्म कर देंगे क्या? जनता का वो हक खत्म कर देंगे कि अपोजिशन होना चाहिए दिल्ली में? तो आपने अपोजिशन न बीजेपी को रहने दिया और न आम आदमी पार्टी को। बीजेपी तो सत्ता में ऑलरेडी है, आम आदमी पार्टी भी सत्ता में है, और आप आम आदमी पार्टी के साथ हो गए। सत्ता बनाम सत्ता की लड़ाई, इनकी एंटी इनकम्बेंसी उसमें, उनकी एंटी इनकम्बेंसी इसमें। लोकसभा में वो जीतेंगे, विधानसभा में ये जीतेंगे, और कांग्रेस बैठ के ताली बजाएगी। ये स्थिति में रख दिया था। इसी राजनीति को पलटने के लिए इस बार कांग्रेस अंगड़ाई ले रही है, और ये अंगड़ाई ले चुकी है, 2 कदम आगे बढ़ चुकी है। और जैसे ही राहुल गांधी का पदार्पण होता है, इंतजार उन्हीं का हो रहा है, और इंतजार होते होते अब ये चुनाव जैसे आगे बढ़ेगा, कांग्रेस के सारे प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आएगी। ये चुनाव बिल्कुल बदल चुका है। कांग्रेस अपोजिशन में वेरी फर्स्ट डे से खड़ी मिलेगी, वेरी फर्स्ट डे से अपोजिशन में कांग्रेस ही मिलेगी। आप ऐसे भी देखिए, कांग्रेस के पास वोट नहीं है ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस ने जब अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, तब भी आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट लेकर के बीजेपी के समांतर खड़ी थी। इसका मतलब कांग्रेस के पास वोट है, और आज भी जब वो अपने दम पर खड़ी होगी, लोकसभा चुनाव का एक स्पष्ट सोच होती है कि सत्ता में या तो बीजेपी के नेतृत्व में आएगी या तो कांग्रेस के नेतृत्व में आएगी। तो जब कांग्रेस स्वतंत्र रूप से दिल्ली में लड़ी थी, तो जनता ने आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट दिया था कांग्रेस को। इसका मतलब दिल्ली में कांग्रेस के वोट हैं, इसके बावजूद कि इसके पास 0 सीटें हैं। आज वो वोटर्स इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस का कि आइए इस सरकार को बदलिए। इन दोनों सरकार ने, एलजी सरकार ने और केजरीवाल सरकार ने हमारी हालत खराब कर रखी है। हालांकि एलजी सरकार को इस चुनाव से कुछ होना नहीं है, लेकिन फिर भी जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से इस सरकार से बेटर होगी, ऐसा प्रदेश के कई लोगों का मानना है। और जो वोटर्स हैं, जो बीजेपी को वोट करना नहीं चाहते, बीजेपी को सत्ता में आने नहीं देना चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि बीजेपी को टक्कर देने वाली पार्टी सत्ता में आए। वो चाहते हैं जो बीजेपी के विरोध की सियासत करती है। बीजेपी के विरोध का मतलब क्या? पार्टी का विरोध नहीं, पार्टी की नीतियों का विरोध, कि वो नफरती एजेंडा, वो हिंदू मुसलमान में बांटने की चीजें, वो झूठा परसेप्शन गढ़ना कि विश्व गुरु हो गए, वो गरीबों को 5 किलो अनाज पर जिंदा रखना, कहने की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए, सबकी आय दुगनी कर देंगे, सबको पक्का मकान दे देंगे, स्मार्ट सिटी, फला ढिमका। ये जो रोज नौटंकी की जाती रही है, उस नौटंकी के जवाब में एक पार्टी हो जो जनता की आवाज करे। आम आदमी पार्टी तो उसी पैटर्न पर चली गई। तो अब जनता ने खूब मौका दिया और आम आदमी पार्टी को बेशुमार वोट दिए। इतना वोट दिल्ली में कभी किसी को पड़ा नहीं था जितना आम आदमी पार्टी को दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने क्या वास्तव में जनता को मरहम लगाया, उनको उनकी स्थिति में बदलाव लाया? ये बड़ा सवाल है। आपकी राय, हमारी राय भिन्न हो सकती है, लेकिन इन्हीं राय के आधार पर जनता बंट भी रही है। अब उनको वो वोट उनके साथ उस रूप में जुड़ा हुआ नहीं है। हम ये नहीं कहते कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन कांग्रेस के
उतरते साथ ही, चुनाव मैदान में उतरने के साथ ही और दमखम से लड़ने के मैसेज के साथ ही ये चुनाव बदल चुका है। और इसीलिए ये बात बार बार दिखाई, बताई, समझाई और अफवाह उड़ाई जा रही है कि कांग्रेस और केजरीवाल में बातचीत चल रही। कोई बातचीत नहीं चल रही है, कोई बातचीत नहीं चल रही है। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो सामने लाकर रखे कि राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच बातचीत चल रही है। ये अफवाह तंत्र है, जो अफवाह लगातार उड़ाई जा रही है। इस अफवाह को क्यों उड़ाई जा रही है वही मैं बता रहा हूं। उसका स्पष्ट कारण ये है कि ये जो स्पष्ट कारण है कि कांग्रेस से आम आदमी पार्टी को डर लगने लगा है, बीजेपी को डर लगने लगा है। और निश्चित रूप से कांग्रेस अगर यहां पर अच्छा परफॉर्म करती है तो क्या होगा, बीजेपी को क्यों डर लग रहा है ये भी समझना होगा। यूं ही नहीं कि अब आम आदमी पार्टी का नाम ले लिया तो साथ में बीजेपी का भी नाम ले लिया। अगर इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी सेकंड नंबर पर आती है, अब क्यों आएगी आप पूछ सकते हैं कि भाई बीजेपी के पास तो 35% 38% का वोट बैंक तो बना हुआ है, तो उससे तो नीचे बीजेपी जाएगी ही नहीं। ये जो 35-38% का वोट बैंक है, ये बैंक वास्तव में अपोजिशन का वोट बैंक है, जो सत्ता में दिल्ली की सरकार में उनके खिलाफ वाला वोट है। और ज्यादातर वोट की मैं बात कर रहा हूं। तो ये वोट जैसे ही कांग्रेस विपक्ष का रोल लेगी, ये वोट अपने आप कांग्रेस के पास शिफ्ट होगा। लोग कहते हैं कि कांग्रेस के खड़ा होने से आम आदमी पार्टी को ज्यादा नुकसान है और बीजेपी को कम नुकसान है। उनका मैं जवाब दे रहा हूं, नहीं, आम आदमी पार्टी को नुकसान है, लेकिन ज्यादा नुकसान बीजेपी का है, क्योंकि उनका ओपोजिशन का दर्जा ही खत्म हो जाएगा। वहां पर कांग्रेस आ जाएगी और बीजेपी सीधे तीसरे नंबर पर चली जाएगी। और अगर कांग्रेस ने अच्छे से चुनाव लड़ लिया तो कांग्रेस सीधे नंबर 1 पर और आम आदमी पार्टी 2 पर। यानी कहने का मतलब आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस की ये लड़ाई होने जा रही है। ये बात लिख लीजिए, समझ लीजिए। अब इस बात को कहने के पीछे जो मैं बात कह रहा हूं, लॉजिकल बात कह रहा हूं, ये कोई नरगल बात नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे ही ये चुनाव होगा और बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच चुनाव होगा, पहला या दूसरा जो भी हो, वह अब बीजेपी तीसरे नंबर पर जाएगी। पूरे देश में एक मैसेज स्पष्ट जाएगा, वो मैसेज कि बीजेपी को कांग्रेस पीछे धकेल सकती है। ये मैसेज जाएगा 2 नंबर से 3 नंबर, या फिर खुद 1 नंबर और बीजेपी 3 नंबर। कांग्रेस बीजेपी को पीछे धकेल सकती है, ये मैसेज पूरे देश में जाएगा। और पूरे देश की सियासत और अभी तुरंत बिहार में जो चुनाव होने वाला है उस पर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। इस वजह से बीजेपी कांग्रेस से डर रही है। बीजेपी को सिर्फ दिल्ली में चुनाव का डर नहीं लगता है। बीजेपी को पता है दिल्ली हार भी जाएंगे तो क्या है, एलजी है हमारे पास, हम शासन कर लेंगे, हम जो सत्ता में हम उसको काम नहीं करने देंगे, ये मेरे हाथ में है, हम जैसे चाहेंगे वैसे सरकार चलेगी। ये उनका है, अख्तियार है, वो ऐसा करते रहे हैं। वो एलजी एक पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते रहे हैं हमेशा। वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के तौर पे काम करते रहे हैं, सरकार को काम नहीं करने देते हैं। ये आम आदमी पार्टी के साथ में दिक्कत हुई है, मुख्यमंत्री को भी जेल भेजा है, सारी चीजें हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस से कितना नुकसान पाएगी, इस पर भी थोड़ी सी बातचीत होनी चाहिए। क्या नुकसान होगा, कैसे नुकसान होगा? दिल्ली में दलित वोटर्स कितने हैं? 16-17% हैं। दिल्ली में मुस्लिम वोटर्स कितने हैं? तकरीबन इतने ही हैं। दिल्ली में जाट वोटर्स कितने हैं? 8% मान लीजिए, कोई 10% भी बोलते हैं, मैं 8 ही मानता हूं। और क्योंकि इसका कोई आंकड़ा तो होता नहीं है, एक इसके सर्वे वगैरह के आधार पर ये बातें तय कर ली जाती हैं। तो जाट वोटर्स 8% मान लीजिए। सिख वोटर्स लगभग
शायद 4% है, हाँ 4% है। तो ये जो 4, 8, 12 और 17 दूनी 34, 12 34 46, ये जो 45-46% वोट है, ये वोट बहुत मायने रखती है। ये वोट, हम ये नहीं कहते कि एक तरफा कांग्रेस या एक तरफा किसी आम आदमी पार्टी में चली जाएगी, ऐसा नहीं कहते, क्योंकि जाट वोटर्स का भी अपना एक नेचर है। जाट वोटर्स जो हरियाणा में कांग्रेस का साथ देती है, राजस्थान में कांग्रेस का साथ देती है, यूपी में बीजेपी का साथ देने लग जाती है। जयंत चौधरी उनके साथ गए हैं, वो भी हमने देखा है। तो दिल्ली में किसका साथ देगी? जाट वोटर्स की चर्चा कर लीजिए। आज जाट वोटर्स के प्रभाव वाली 7 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा है। कांग्रेस बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पास वो 7 सीटें हैं, 7 सीटें। अब ये 7 सीटें बचाने की चुनौती है आम आदमी पार्टी को। अगर लग जाएगा जाट वोटर्स को कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, कांग्रेस मैदान में है, तो जाट वोटर्स की पहली पसंद आम आदमी पार्टी नहीं रहेगी, कांग्रेस हो जाएगी। वो नाराज होके बीजेपी के पास भी जा सकते थे, लेकिन अभी वैसी परिस्थिति नहीं है। लेकिन उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, हमारा प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री होने वाले हैं, जाट का नेता मुख्यमंत्री होगा, तो वो शिफ्ट कर सकते। इस बात को समझिए, जो जातीय जो भावना होती है वो ऐसे ही काम करती है। इसी वजह से अभी आपने देखा होगा, अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया है कि कल जो बीजेपी की केंद्रीय समिति की बैठक हुई थी, केंद्रीय चुनाव समिति की, उस बैठक में यह तय हुआ है कि वो रमेश विधुड़ी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अरे तय हुआ है तो बीजेपी ऐलान करेगी ना, कि अरविंद केजरीवाल ऐलान करेंगे? इसमें भी राजनीति है। राजनीति यही है कि प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के समांतर खड़े हैं और वो ऐसा जेस्चर दे रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल के समांतर प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री हो सकते हैं वाले भाव को मजबूत कर गए, तो जाट को लगेगा कि हमारा मुख्यमंत्री एक बार फिर साहिब सिंह वर्मा के बाद बन सकता है, तो वो जाट वोटर्स उधर शिफ्ट कर सकते हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने एक खबर उड़ाई है कि रमेश बिधूड़ी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अरे आप कौन होते हैं रमेश बिधूड़ी को मुख्यमंत्री तय करने वाले? यहाँ थोड़ा रुक के राजनीति को समझना चाहिए। वहीं पर संदीप दीक्षित भी हैं कांग्रेस से, वो शीला दीक्षित के कार्य को और उसके समय के काल को याद दिला रहे हैं। और जाहिर बात है, वो काल जब याद आएगा सबको, तो निश्चित रूप से वो संदीप दीक्षित को एक बड़े नेता के तौर पर सामने रखिएगा। वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाएंगे बिना बोले हुए, बिना घोषणा किए हुए। ये स्थिति है। तो ये पॉलिटिक्स तो चल रही है। तो जाट वोटर्स कैसे इंटैक्ट रखें, आम आदमी पार्टी अपने साथ रखें, अपने पास रखें, ये चिंता उनको सता रही है। इसलिए उन्होंने जाट को के पीड़ित होने का और केंद्र सरकार के हाथों पीड़ित होने का एक बात जो है उसको स्पष्टता से रखी है कि अमित शाह ने 3 बार बैठक कर ली, नरेंद्र मोदी ने एक बार बैठक कर ली, लेकिन दिल्ली के जाट को दिल्ली में आरक्षण नहीं मिलता है। जाट पीड़ित हैं, केंद्र सरकार वादा खिलाफी कर रही है। इस नैरेटिव को उन्होंने सामने रखा है। दूसरी तरफ जाट भी जानते हैं कि बहुत से प्रदेश में वो रिजर्वेशन पाते हैं, बहुत से प्रदेश में नहीं पाते हैं। पूरे देश जाट को आरक्षण दे दिया जाए, ये या किसी एक जाति को आरक्षण दे दिया जाए, ये उस हिसाब से या ओबीसी में आती है कि नहीं आती है, एक बड़ा फैसला होता है। तो इसको सब लोग जानते हैं। लेकिन यहीं पर कांग्रेस की जैसे एंट्री होती है और वो अगर अपोजिशन के तौर पर आती है और सत्ता का दरवाजा खटखटाती हुई नजर आती है, तो ये जाट वोटर्स आम आदमी पार्टी के पास एकजुट नहीं होंगे। जो बीजेपी के खिलाफ आज एकजुट हैं, वो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के साथ एकजुट होंगे। ये खतरा आम आदमी पार्टी को सता रहा है। सिख वोटर्स को ले लीजिए। सिख वोटर्स, चूंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पंजाब में हैं,
और दोनों का पंजाब के वोटर्स पर अपना प्रभाव है। तो जब कांग्रेस पार्टी लड़ती हुई नजर नहीं आती है तो सिख वोटर्स पूरा एकमुश्त आम आदमी पार्टी की तरफ चला जाता है। अब चूंकि पूरे देश में राहुल गांधी ने जो लड़ाई लड़ी है उसमें सिखों का एक समर्थन कांग्रेस के पास आया है। दिल्ली में वो सिख वोट 4% ही सही वो कांग्रेस के पास आएगी, उसकी ओर आकर्षित होगी, ये भी स्पष्ट है। तो जाट आ रहे हैं, आपको सिख आ रहे हैं, अब दलित, भाई जय भीम, जय अंबेडकर, जय बापू और जय कॉन्स्टिट्यूशन, इस नारा को देश में बुलंद करने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है, और पार्टी है तो कांग्रेस है, और उसके साथ में बाकी पार्टियों का गुलदस्ता है जिसने इस नारे को अपनाया। अब इस डर से तो पहले से ही बैकअप प्लान में चल रही है, बीजेपी चल रही है कि वो जहां जहां जरूरत पड़ती है वो मायावती जी को सामने कर देती है। लेकिन वो अब मायावती जी कोई प्रभावी उनका प्रभाव जो है दलित वोटर से पहले जैसा रहा नहीं। तो इस कारण से फिर भी ऐसा भी हम नहीं कहते कि जीरो है, लेकिन किसी समय में जो दलित वोटर बीएसपी के साथ थे वो दलित वोटर आम आदमी पार्टी के पास जुड़ गए। जो कांग्रेस में थे दलित के नेता वो भी आम आदमी पार्टी में चले गए। दिल्ली का पूरी राजनीति अगर देखें तो वो नेता, वो वोटर जो आम आदमी पार्टी में चले गए और बीएसपी के साथ नहीं रहे, वो वोटर कांग्रेस की ओर आकर्षित है। अगर कांग्रेस यहां पर सत्ता में आती हुई और उसके लिए ललक दिखाती हुई दिखे, ललक दिखाना बहुत जरूरी है कि हम सत्ता में आना चाहते हैं। तो अगर दलित वोटर्स इधर आ जाते हैं तो आप समझिए 16-17% वोट है, 100% कोई इधर से उधर नहीं जाता, लेकिन ज्यादातर हिस्सा अगर आते हैं, आज की हालत क्या है, दलित वोटर्स का 58.8% वोट पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को गया था। यानी दलित वोट का मेजॉरिटी जो है आम आदमी पार्टी के साथ है। वो कांग्रेस की तरफ रुख करेगा तो आम आदमी पार्टी कहां रहेगी, कहां रहेगी? सोचिए, ये है खतरा कांग्रेस से आम आदमी पार्टी को। मुसलमान वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स तो देख रहे हैं करें क्या। ये अरविंद केजरीवाल और बीजेपी में कोई फर्क ही नहीं है। ये राजनीति जो करते हैं, दिल्ली में दंगा हुआ उस समय अरविंद केजरीवाल की भूमिका को सबने देखा, बीजेपी की भूमिका को सबने देखा। दलित मुस्लिम वोटर्स के पास बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस को वो वोट, आम आदमी पार्टी को वो वोट करते रहे। जब कांग्रेस दिखेगी सत्ता की ललक दिखाती हुई तो मुस्लिम वोटर्स भी कांग्रेस के साथ जुड़ेगी। तो ये सारे वोटर्स का जो एकत्रित क्षमता है वो क्षमता ऐसे ही सत्ता के पास पहुंचा देती है। आज भी करीब 35-36 सीटों में जो इनके जिन वोट बैंक की मैं चर्चा कर रहा हूं उसमें 35-36 सीटों में 30 सीटें आज भी आम आदमी पार्टी के पास हैं, और उनके जो बड़ा फिगर उनके पास 62 सीटों का उसमें आधा है। लेकिन सत्ता के लिए तो थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है, 30 से 36 होना। तो आप समझिए कि कांग्रेस अगर इस 30 सीटों पर अगर अपनी दावेदारी करती हुई नजर आएगी 30 सीट्स पर, तो उसको 36 होने 37 होने में कितना समय लगेगा, ये डर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस सेकंड में तो आ ही रही है। फर्स्ट होगी कि नहीं होगी ये आने वाले समय में उसके चुनाव प्रचार, सत्ता पाने की ललक, उसका टेम्पो, उसकी लड़ाई, इस पर डिपेंड करता है। राहुल गांधी का पूरी दिल्ली इंतजार कर रही है। और मैं अब कुछ दर्शकों के पास भी आना चाहता हूं, कुछ प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। पर सर मैं डिलीट करता नहीं, डिलीट हो जाता है, ये कुछ लिख रहे हैं। प्रेम सर ने बोला डिलीट कर देंगे। हाँ, मैंने अपने नंबर को कहा था कि डिलीट कर देंगे और उसको मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि फोन नंबर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आमतौर पर बताया नहीं जाता है। लेकिन हम आपके आग्रह को टाल नहीं सके और हमने आपको अपना नंबर रखा और अब डिलीट भी कर दिया 1-2-3 मिनट पहले। जैसन फ्रांसिस जी गुड इवनिंग कह रहे हैं, आपको भी गुड इवनिंग। धन्ना सेठ जी लिख रहे हैं, सर हमारा देश कहाँ जा रहा है? ये सवाल हमेशा से पूछा जाता रहा है।
जब हम गुलामी के दिनों में थे तब हमारा देश कहाँ जा रहा था, अब याद कीजिए। आज तो हम अपनी आजादी के समय में है, लोकतंत्र का कैसे सदुपयोग करें वो चिंता कर रहे हैं। धन्ना सेठ जी गर्त में लिख रहे हैं, अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं कि गर्त में जा रहा है, और आगे लिख रहे हैं देखकर दुख हो रहा है कि ये खुलेआम पार्टी वोट खरीद रही है, खुलेआम पार्टी वोट खरीद रही है। वोट को खरीदे जाते देख करके दुख हो रहा है धन्ना सेठ जी को। फ्री बीज, उसके बाद डेवलपमेंट नदारद हो जाता है। ये एक अलग किस्सा है, अलग चर्चा है। और आगे मैं महेंद्र प्रसाद शाह जी की प्रतिक्रिया को देख रहा हूं कि केजरीवाल वन मैन आर्मी है जिसे किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। देश भर आम आदमी पार्टी के संगठन का विस्तार होगा ही, दूसरे सभी दल को किनारा लगना होगा, महेंद्र प्रसाद जी का कहना है। अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं, प्रेम सर आप जैसे बोलने वाले को कांग्रेस वाले राज्यसभा क्यों नहीं भेजते? सबकी जुबान पे राज्यसभा राज्यसभा। अरे राज्यसभा में तो गए थे, सचिन तेंदुलकर भी गए थे, फिल्म अभिनेत्री रेखा भी गई थी, बहुत सारे लोग गए थे, सुनील गावस्कर भी शायद गए थे राज्यसभा में। हर पत्रकार को भी राज्यसभा राज्यसभा। अरे राज्यसभा आप चले जाएं स्वाभाविक रूप से, वो एक अलग बात होती है। राज्यसभा जाना जीवन का मकसद थोड़ा हो सकता है। राज्यसभा क्या होगा, हमें कोई चूज करेगा कि आप योग्य हैं राज्यसभा में जाइए। अरे तो हम अपनी योग्यता के हिसाब से चुने जाए, मनोनीत हो, वो बात अलग है। लेकिन राजनीति में गए बगैर राजनीतिक तरीके से चुनकर हम राज्यसभा में चले जाएं, ये तो गलत महत्वाकांक्षा है, ये गलत अपेक्षा है। राजनीतिक दलों पर इतना बोझ पत्रकारों को डालना नहीं चाहिए। ये भी हो सकता है नोटिफिकेशन ना मिला, अन्य किसी बात पे बोल रहे हैं। अनिल कुमार छात्र जी लिख रहे हैं एक तरह से समर्थन में, और धन्ना सेठ जी लिख रहे हैं फ्रीबीज पॉलिटिक्स बंद करने के लिए जनता कब रोड पर उतरेगी? फ्रीबीज पॉलिटिक्स बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। बंद कराना है तो उस बात के लिए उतरे कि धन्ना सेठों की जो के लिए जो फ्री बीज चल रहा है, मुफ्त में जमीन ले जाओ, मुफ्त में किसानों का अनाज ले जाओ, मुफ्त में लोन ले जाओ, जब लोन नहीं चुका सको तो हम माफ कर देंगे, इसको रोकने की जरूरत है। अरविंद त्यागी जी आगे कह रहे हैं, बाबूलाल जी लिख रहे हैं कि एजिटेशन अगेंस्ट बीजेपी के कारण पड़ेगा पब्लिक को ऑन रोड्स, बीजेपी के कारण जनता को सड़क पर उतरना पड़ेगा, ये बाबूलाल शर्मा जी कह रहे हैं। बैजनाथ प्रसाद जी लिख रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां डीएमके को छोड़कर बुरी तरह पिट चुकी हैं। बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ भयंकर जन असंतोष है। तेजस्वी और अखिलेश जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में लीन है। या आप बहुत सही बात कह रहे हैं, अगर इंडिया गठबंधन में हैं ये बोल करके ममता बनर्जी ने चुनाव नहीं लड़ा होता तो ममता बनर्जी को लोकसभा चुनाव में बहुत करारी हार का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन वो इंडिया गठबंधन में हैं बोल देने से कांग्रेस और लेफ्ट की क्षमता ही खत्म हो गई, और वो इंडिया गठबंधन, चूंकि उनके पास सरकार है, उनके पास संगठन है, तो वो उन्होंने इंडिया गठबंधन के वोट बैंक को अपने साथ जोड़ लिया। यही चालाकी कर रहे हैं क्षेत्रीय दल, और कांग्रेस को पीट रहे हैं, गठबंधन में रख करके कांग्रेस को पीट रहे हैं। लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन की भूमिका को समझिए। इंडिया गठबंधन ने देश में पूरे इंडिया गठबंधन की ताकत को बीजेपी के करीब पहुंचा दिया, बराबर ला दिया। बीजेपी बैसाखी में आ गई, 400 का पार जो नारा था वो खत्म हो गया, जो राम मंदिर के नाम पर पूरे चुनाव को जीत लेने का और संविधान बदलने की इच्छा जो बीजेपी के नेता जता रहे थे, वो सारी चीजें खत्म हुई। ये इंडिया गठबंधन का एक प्लस पॉइंट है। इंडिया गठबंधन ने 5 सीटों वाली समाजवादी पार्टी को 37 पर ला दिया, 1 सीट वाली कांग्रेस को 6 पर ला दिया, और इसी तरीके से महाराष्ट्र में कांग्रेस 13 सांसदों वाली पार्टी हो गई। शिवसेना भी 8 सीटें जीत गई थी। उसी तरह से शिवसेना ने एनसीपी ने 8 सीटें जीती थी। शिवसेना भी 10 के आसपास सीटें थी, मुझे याद नहीं है, वो सीटें जीती। सबको कुछ ना कुछ फायदा ही हुआ था। अगर इंडिया गठबंधन में नहीं लड़ती शिवसेना
तो क्या हाल होता विधानसभा चुनाव देख करके समझ जाइए। तो ये इंडिया गठबंधन की मजबूती थी। लेकिन आपको मैं सुनाना चाहता हूं संजय राउत क्या कह रहे हैं, सुनिए। संजय राउत कहिए, फिर मैं लौटूंगा दर्शकों की प्रतिक्रिया के ऊपर। कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। एक बात सही है कि इंडिया ब्लॉक बना था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, और लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक की एक भी मीटिंग हुई नहीं है। ये मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी की ही थी। कांग्रेस बड़ी पार्टी है। हम अब तक इंडिया ब्लॉक का कन्वीनर नहीं घोषित कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमको लड़ना है एक ताकत के खिलाफ, तो हमको ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। संजय राउत की बात सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। वो तस्वीर देखिए। ये खबर क्या है, इसको मैं फुल स्क्रीन पर दिखाता हूं। एमवीए में पड़ गई दरार, माने महाविकास आघाड़ी में पड़ गई दरार। उद्धव गुट ने बीएमसी समेत दूसरे निकाय चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान। यह खबर सुर्खियों में है। तो यहां पर यह उपदेश कहां चला गया? जो उपदेश कांग्रेस को दे रहे थे संजय राउत, आपने एक तरफा ऐलान कर दिया कि महाविकास आघाड़ी जैसे कुछ हो ही नहीं, इंडिया गठबंधन बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की, अब महाविकास आघाड़ी तोड़ने की जिम्मेदारी शिवसेना की। दो तरह की बातें एक साथ कर रहे हैं। तो ये अवसरवादी नीति नहीं चलेगी, ये अवसरवाद नहीं चलेगा। राजनीति ठीक है, दो ध्रुवों में देश में बट रही है, लेकिन महाराष्ट्र में राजनीति दो ध्रुवों में लोकसभा चुनाव में बटी थी, विधानसभा में या स्थानीय निकाय में नहीं बटेगी। यह हो सकता है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, और आप महाविकास आघाड़ी तोड़ेंगे तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है। इस तरह की बातें करके ये जो कांग्रेस पर जबरदस्ती का प्रेशर जो दिया जाता है, ये प्रेशर से हटने के लिए जरूरी था। दिल्ली चुनाव कांग्रेस अपने दम पर लड़कर दिखाए और इससे बड़ा मैसेज जाए, और ये बड़ा मैसेज जाएगा जब कांग्रेस दमखम से चुनाव लड़ेगी, सेकंड या फर्स्ट होगी, पूरे देश में मैसेज जाएगा। बीजेपी को हमने पहले बताया मैसेज जाएगा कि बीजेपी को पछाड़ सकती है कांग्रेस। ये मैसेज जाएगा कि कांग्रेस को आप टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि जैसे मन वैसे आप हाँक देंगे। यही होता रहा है। बिहार में भी मैसेज जाएगा। अब वो नहीं चलेगा कि पप्पू यादव को हम लड़ने नहीं देंगे, कन्हैया कुमार को हम लड़ने नहीं देंगे, ये सब चीज चलने वाला नहीं है। नहीं तो लड़ लीजिए फिर बीजेपी से। आज तक तो न लड़ पाए, आज तक तो नहीं लड़ पाए हैं, आगे भी नहीं लड़ पाएंगे। बीजेपी से लड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है बीजेपी के जो आचरण है उसके समांतर एक अच्छा आचरण प्रस्तुत करते हुए लड़ना। बीजेपी की जो नीतियां हैं उसके समांतर अच्छी नीतियां, समांतर वैकल्पिक नीतियां दे करके चुनाव लड़ना, ये जरूरी है। वरना आप यूं ही चुनाव लड़ते रहिए। लड़ाई यहां पर यह है कि किसकी नीतियां जन सरोकार वाली होंगी, कैसे केंद्र की नीतियां सही नहीं है, केंद्र का आचरण सही नहीं है, बीजेपी का आचरण सही नहीं है, और उसके समांतर वैकल्पिक राजनीति हम दे सकते हैं। यह विश्वास दिलाना अपोजिशन का काम होता है। यह विश्वास आप नहीं दिला पाएंगे, चुनाव नहीं जीत सकते। सीधी सी बात है। आप कांग्रेस को और कांग्रेस दूसरे को छोटा बड़ा करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज दिल्ली में मैं लौटता हूं दिल्ली की सियासत पर, और मैं फिर प्रतिक्रियाओं के साथ में अब आता हूं कि रुद्रा पूछ रहे हैं सर ठंड कैसी है। अच्छा, बाबूलाल शर्मा जी से पूछ रहे थे। वैसे मैं भी ठंड बता देता हूं, दिल्ली में तो बहुत तगड़ी ठंड पड़ रही है रुद्रा जी। मिराजुद्दीन खान जी लिख रहे हैं प्रेम सर बीजेपी कभी भी ईमानदार से सभासद का इलेक्शन नहीं जीत पाएगी। ये सब इलेक्शन कमीशन एंड ईवीएम का खेल है। मुस्लिम एंड एससी को तो इस गवर्नमेंट में वोट ही नहीं डालने देते। ये भी बात सही है। मुसलमान और दलितों को वोट डालने नहीं देते। इसकी लड़ाई भी लड़ी जा रही है, ये लड़ाई भी है अपनी लड़ाई, लेकिन फिर भी शून्य तो नहीं हो जाता है। वोट तो पड़ते हैं, उनको रोकता है, कैलकुलेशन में उनका गणित होता है, वो जीतते हैं।
5%, 10% तक बेईमानी कर लेते हैं, लेकिन 50% बेईमानी नहीं कर पाएंगे, ये भी समझ लीजिए। 50% बेईमानी नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे पिछले बार का चुनाव का आंकड़ा, विधानसभा चुनाव दिल्ली का, तो दिल्ली में 10,000 से कम वोट के अंतर वाली 15 सीटें हैं, सिर्फ 15 ही हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, बाकी सब बड़ी बड़ी मार्जिन वाली सीटें हैं। तो जब बड़ी मार्जिन से आम आदमी पार्टी को वोट पड़ता था तो कोई इलेक्शन मैनेजमेंट काम नहीं आता था। तो ऐसी स्थिति दिखानी पड़ेगी। इस स्थिति में जनता को जाना पड़ेगा, और दिल्ली की जनता हमेशा ऐसा करती है, वोट चोरी करने वालों को सफल होने नहीं देती है। अरविंद त्यागी लिखते हैं, शर्मा जी कई दिन से नहीं रहे, सेहत की चिंता करनी चाहिए सभी को। बिल्कुल बिल्कुल चिंता करनी चाहिए। बाबूलाल शर्मा जी के लिए कह रहे हैं, बाबूलाल जी भी जवाब दे रहे हैं, अच्छी खासी है, बारिश भी है और आनंद लिया है सर्दी का आज। रुद्रा जी को भी जवाब दे रहे हैं। मैं आगे बढ़ता हूं प्रतिक्रियाएं खोजते हुए कि कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया मिले। हाँ, अरविंद त्यागी जी ने लिखा है, कांग्रेस तो पूरी तरह से चुनाव लड़ना चाहिए दिल्ली में, ये चाहे एक सीट ना आए कोई टेंशन नहीं। ये भावना है कि सीट जीते या ना जीते, लेकिन कांग्रेस को पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। हरिशंकर राय जी लिख रहे हैं, केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक पर कब्जा कर बैठी है। आज कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव का बदला लेने की तैयारी शुरू की है, तो केजरीवाल जी क्यों डर रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल कि हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी गई थी चुनाव लड़ने, दिल्ली में कांग्रेस चुनाव लड़े तो उनको दिक्कत हो जाती है। कांग्रेस के नेता जब बीजेपी के आम आदमी पार्टी के नेता को जब कहें तो उनको दिक्कत हो जाती है, उनको इंडिया गठबंधन का के घटक दलों का समर्थन लेना जरूरी हो जाता है कि देखो देखो कांग्रेस मुझे गाली दे रही है, इस भाव में आ जाती है। भाई रो क्यों रहे हो? लड़ो, इलेक्शन लड़ो, कांग्रेस के आरोप का जवाब दो। कांग्रेस आपके खिलाफ चुनाव मैदान में है, तो चुनाव मैदान में रहते हुए वो इधर उधर से फोन करवाने लगती है, ये भी दिख रहा है। आगे आप देखेंगे, अरविंद जी लिख रहे हैं, अच्छा कोई जवाब दे रहे हैं तो रुद्रा जी को। मैं आगे बढ़ता हूं और रत्ना राजश्री जी लिख रही हैं, हमारे राहुल। और रत्ना राजश्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ काम कर चुकी हैं, सहारा समय में हमारी कलीग रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं, शर्मा भाई उसकी बातचीत चले, मैं दूसरी प्रतिक्रियाएं देखता हूं। जीएम सिंह जी लिख रहे हैं, राहुल और प्रियंका के फील्ड में आने से फिजा बदल जाएगी, क्योंकि मैं दिल्ली से ही हूं। जीएम सिंह जी बहुत सही बात कर रहे हैं, मैं भी आपकी बात का समर्थन करता हूं जीएम सिंह जी, बिल्कुल राजनीति बदल जाएगी। और आगे हम देखें, राहुल एंड प्रियंका क्यों नहीं आएंगे? वो आएंगे, लेकिन इससे पहले के चुनाव में वो लोग नजर नहीं आया करते थे। कारण होता था कि उनको लगता था कि हमारे जाने से वोट बैंक जो बीजेपी के खिलाफ वाला है वो बटेगा, ये सब धारणाएं थी। लेकिन अब उन धारणाओं से कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को उबार लिया है और इस चुनाव में पूरी पार्टी दमखम के साथ आने जा रही है। चुनाव में हिटलर बस एक ही है, वो है बीच मांग वाले धन्नी बाबा। अच्छा, प्रतिक्रियाएं मैं आगे देखूं तो प्रेम सर, राहुल गांधी इज रॉक स्टार बट ही रिक्वायर्स टू बी वेरी अग्रेसिव लीडर। उनको आक्रामक होने की अपेक्षा उनसे कर रहे हैं राजा जी। और आगे मैं बात करूं तो राजीव गांधी के समय कब मायावती की सरकार थी? प्रेम जी कृपया बताएं। नहीं, मैं मायावती जी की बात सरकार थी मैं नहीं कह रहा हूं राठौर जी, मैं कह रहा हूं जब मायावती जी के साथ वो घटना घटी थी, जब एसपी और बीएसपी की सरकार थी, जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उसकी मैं याद दिला रहा हूं। उसके बाद जब मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई थी, तो कांग्रेस ने मुलायम सिंह को समर्थन देके उस सरकार को संभाला था। अगर मेरे बोलने से कोई ये मतलब निकला कि मायावती की सरकार थी, तो शायद मैंने बोला नहीं ऐसा। अगर निकला तो मैं उसको वापस लेता हूं, ऐसा नहीं था। और बाबूलाल शर्मा जी लिख रहे हैं, रुद्रा राइट, वो भी किसी की बात नहीं मानता है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा।
विश्वनाथ जी लिख रहे हैं, आपने सच कहा, 3.5 दशक से हम लोग इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। विश्वनाथ जी का स्वागत है। और आगे प्रतिक्रियाएं बहुत सारी। अब्दुल हामिद जी लिख रहे हैं, सर यू आर वेरी राइट। अरविंद त्यागी जी, राज भाई नहीं बातचीत कर रहे हैं, चर्चा हो रही है। जेम्स बॉन्ड नाम बाबूलाल शर्मा जी लिख रहे हैं, किसी संदर्भ में क्यों ब्राह्मण पुजारी को 18,000 वेतन क्यों किया? देश के लिए सही है, आज रोजगार खत्म हो रहा है, उस पर काम करें, क्यों नहीं होती है, ये दुखद है, हरिशंकर राय जी कह रहे हैं। राजा जी लिख रहे हैं, अरविंद भाई एक लाइफ है, एंजॉय करो। ये सारी प्रतिक्रियाएं। मैं तुषार त्रिवेदी जी की प्रतिक्रिया लेता हूं, कितना सीट मिल सकती है कांग्रेस को? ये सवाल आज का नहीं है, इस सवाल को कांग्रेस को अभी फील्ड में आके अग्रेसिव चुनाव प्रचार करने दीजिए, तब हम इस सवाल का जवाब देंगे। अभी तो वोट की बात हम कर रहे हैं, जिसकी टेंडेंसी की बात कर रहे हैं। ये सवाल का जवाब कम से कम 15-20 दिन 15 दिन रुक जाइए आप। इसी महीने, आज 11 तारीख है, 20-25 तारीख के बीच इस सवाल का सटीक जवाब आपको मिलेगा। राजा भाई, कभी कभी परेशान हो जाती है, किसी की परेशानी देखकर अपनी परेशानी से कभी परेशान नहीं होता। अरविंद त्यागी जी जवाब दे रहे हैं। मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूं। I would appreciate Rahul Gandhi for his determination to come up with confidence to fight elections alone across the country without any alliance with exploiters like Tejasvi, Kejriwal and Akhilesh. ये भी एक इमोशन है, ये भी एक भावना है। और राठौर जी लिख रहे हैं, आपके मित्र संजीव कौशिक जी तो आपके प्रवक्ता बन गए, क्या आप भी आप में जाने वाले हैं प्रेम जी? नहीं राठौर जी, आपके प्रवक्ता संजीव कौशिक जी बहुत समय पहले बने, 2 महीने हो गए होंगे, 2-3 महीने, और उससे पहले ही हमने हमारे स्क्रीन से वो बाहर हुए थे। और उसके बाद तो अब एक बाध्यता बन जाती है, जब कोई प्रवक्ता हो जाता है तो पार्टी जहां उनको भेजेगी वहीं वो चुनाव बैठते हैं, इसलिए वो संजीव कौशिक जी हमारे प्लेटफॉर्म पर नहीं आते, और जाहिर बात है। लेकिन मैं पत्रकार हूँ, इसी रूप में रहना चाहता हूं। संजीव कौशिक जी पत्रकार नहीं थे, संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक थे, और उनको पत्रकार भी हो सकते हैं, कई पत्रकार हैं जो राजनीति में जाते हैं। मोहम्मद आलम जी कहते हैं, आई वुड अप्रिशिएट, ये तो मैं पढ़ चुका। और आगे देखें, राजा जी लिख रहे हैं, अरविंद भाई, आई एम नॉट एडवाइजर बट यू आर गुड पर्सन, देयरफॉर आई एम टेलिंग यू दैट यू हैव वन लाइफ एंड यू हैव टू कम मेक मोस्ट ऑफ इट। चलिए, इस तरह से प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। वन केजरीवाल इन दिल्ली, केजरीवाल इज डूइंग गुड वर्क फॉर दिल्ली, मोदी मस्ट बी इन जेल फर्स्ट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग आप टू वर्क फॉर दिल्ली पीपल, संजीव सूर्या जी की भावना। और रुद्रा जी अटैक लिख रहे हैं, बीजेपी मस्जिद में मंदिर खोज रहा है, एक ब्राह्मण पुजारी को तोहफा दे रहा है, यह किया है ST SC OBC माइनॉरिटी को, नौकरी के सवाल कहाँ है, केजरीवाल बताएं। ये हरिशंकर राय जी कह रहे हैं कि इनको नौकरी पर काम करना चाहिए। मोहम्मद आलम जी कह रहे हैं, नो रिस्क नो गेन, राहुल गांधी मस्ट हैव रियलाइज्ड द नेगेटिव मैलाइज treacherous and demean intention of the India alliances Mamta, Arvind Kejriwal, Akhilesh, Tejasvi and others too. इन भावनाओं को आना चाहिए, सामने आना चाहिए। संजीव जी, आप इज बी टीम ऑफ बीजेपी। ये प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। अरविंद त्यागी, रुद्रा भाई और संजीव कौशिक नहीं, संजीव चंदन हैं। अच्छा, आगे आइए। प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। बैजनाथ जी लिख रहे हैं, दिल्ली के वोटरों की चुनाव के बाद भी जांच होनी चाहिए, फर्जी वोटरों और नाम काटे जाने का आरोप लगाया गया है। हाँ, इस पर एक बात कहना बहुत जरूरी है कि जो वोटर, जैसे डिलीशन के मामले में कोई ये लिख कर देता है फॉर्म कि अमुक आदमी इस एड्रेस पे नहीं रहता है, वो छोड़कर चले गए इसलिए इसका नाम डिलीट कर दिया, तो ये ऑब्स्ट्रक्टर बोलते हैं इसको, वो लिख के देता है। अब उसकी फिर जांच होती है कि क्या वाकई वो व्यक्ति उस जगह पे नहीं रहता है, या मर खप गया है, या कहीं चला गया है, कुछ बात है, तो उसकी जांच होती है। तो ऐसी शिकायतों पर कि चुनाव आयोग को ये बताया गया कि देखिए गलत तरीके से डिलीशन का आवेदन है, और जिनके नाम डिलीशन के लिए संस्तुत किए गए हैं, सिफारिश की गई है,
वो जिंदा है, वो उस घर पर रह रहे हैं, जीवित भी हैं, रह भी रहे हैं। तब चुनाव आयोग की तरफ से फोन जाता है, वो लोग बोलते हैं कि हाँ हम इस पर रह रहे हैं। लेकिन कभी एक बार भी उस गलत सूचना देने वालों के खिलाफ, जिसने डिलीशन का आवेदन दिया, उसके खिलाफ एक्शन नहीं होता, न उससे पूछताछ होती है। यही मांग आम आदमी पार्टी कर रही है चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग खामोश है। आम आदमी पार्टी की ये मांग बहुत जायज है, और इस मांग के साथ पूरे देश के लोगों को रहना चाहिए कि चुनाव सही तरीके से कराओ, डिलीशन और एडिशन में बेईमानी रोको। ये सीधा सी बात है। इसके साथ सबको रहना चाहिए। सर, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड हैव डीप कंसर्न with Bihar as well as I know well that if Congress would reorganize in both of these states, it would be a massive success in vote shares and it's helpful. बहुत सही बात आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस अपने आप को पुनर्गठित कर ले और ढंग से चुनाव मैदान में आ जाए तो वापसी हो सकती है कांग्रेस की दिल्ली में, वो भी अपने दम पर हो सकती है। ये बात मोहम्मद आलम जी लिख रहे हैं। अब्दुल हमीद जी लिख रहे हैं अखिलेश, ममता, यूबीटी, सेना, तेजस्वी, इन सब को कांग्रेस को चाहिए सिर्फ अपनी सत्ता बनाने के लिए। तो क्या आटा चक्की चला रही है क्या? बिल्कुल सही सवाल अपने तरीके से उन्होंने पूछा है। अरविंद त्यागी लिख रहे हैं सिख वोटर्स 4% है तो 3% पक्का कांग्रेस को मिलेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और रुद्राज लिख रहे हैं अभी तो आईएमडी के साथ मीटिंग हुआ, 150 साल पे क्या क्या करना चाहिए। और अरविंद त्यागी लिख रहे हैं मेरे सारे सिख दोस्त कांग्रेसी हैं, पहले नहीं थे, पहले कांग्रेस को गलियाते थे ब्लू स्टार ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से। और रुद्राज लिख रहे हैं फिर कैलिफोर्निया में जो आग लगी है उस पर भी यूएस गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हूं। अच्छा। मोहम्मद आलम जी लिख रहे हैं रुद्रा पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी एंड पीपल ऑफ बिहार एंड दिल्ली आइंग ऑन कांग्रेस विद अ डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ राहुल गांधी। हरिशंकर राय जी लिख रहे हैं राहुल गांधी ने सही कहा है, छोटे बिजनेस वाले लोग को खड़ा की जाए, देश विकास करेगा, देश बढ़ेगा, फिर केवल शिक्षा स्वास्थ्य हो। ये तमाम बातें प्रतिक्रियाएं आज बहुत सारी हैं, लेकिन आज अब उन प्रतिक्रियाओं को हम थोड़ा शॉर्ट करना चाहेंगे। राजा जी लिखे सर बिहार में समोसा चलेगा। अच्छा, ये सारी चीजें भी चल रही हैं। मैं विनोद कुमार शर्मा जी लिख रहे हैं राहुल गांधी जिंदाबाद, फेसबुक से कमेंट कर रहे हैं। आगे गोल नारपाट लिख रहे हैं सहारा समय में आप कब थे? जिस समय पुण्य पुरुषोत्तम वाजपेयी जी एडिटर इन चीफ था उसी समय आप थे क्या प्रेम जी? उस समय बिल्कुल मैं था, सहारा समय में मैं बिल्कुल था। गोयल नारापत जी लिख रहे हैं मैं 2003 से 2009 तक सहारा समय में था। आगे ज्योति जी लिख रही है विश्वनाथ हाय, यहाँ लगता है मुझे ब्लॉक कर दिया। कोई यहाँ ब्लॉक नहीं है। गुलाम बाकर जी लिख रहे हैं बाबूलाल शर्मा इज द वेल क्वालिफाइड एंकर ऑफ ग्रेट इंडिया, राहुल गांधी इज द बेस्ट बोल्ड एंड वेल क्वालिफाइड लीडर ऑफ ग्रेट इंडिया, बोथ जिंदाबाद। तो आगे हम बड़े रमेश जी लिख रहे हैं प्रेम कुमार साहब अरविंद केजरीवाल ने संघी अन्ना हजारे और आरएसएस बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस को बदनाम किया और पूर्व सीएजी के साथ मिलकर आधी अधूरी रिपोर्ट को लीक करवाकर डॉक्टर सिंह जी को बदनाम किया था, और आज वो आगे कुछ लिख रहे हैं। और अरविंद तिवारी जी लिख रहे हैं प्रेम सर मेरा कमेंट लेते हुए डरते हैं, कोई किसी को गाली तो नहीं लिख दिया? बहुत जल्दी में मुझे बढ़ना पड़ता है अरविंद त्यागी जी, और मैं चूंकि एक साथ है मैं खुद ही ऑपरेट करता हूं, तो आपकी आशंका वैसे गलत नहीं है, गाली तो अपनी लिखते, लेकिन मैं थोड़ी जरूरी बातें खोज रहा होता हूं ये पढ़ते समय। आगे प्रभाकर डी शेट्टी प्रभाकर लिख रहे हैं कांग्रेस शुड fight alone, if no seats no problem, still Congress will get 15 seats। एकदम सही बात आप लिख रहे हैं, मैं भी आपके साथ सहमत हूं। और ज्योति जी लिख रहे हैं कांग्रेस के बारे में कोई दुखद समाचार नहीं चाहिए। ज्योति जी लिख रहे हैं गजब फैन है आप, जबरा फैन। बाबूलाल शर्मा जी लिख रहे हैं फुस हो गया है महल इशू। और कश्मीर सिंह लिख रहे हैं कि कांग्रेस को अब अपने बूते ही आगे चलना चाहिए, बाकी इंडिया गठबंधन ईस्ट इंडिया कंपनी के हिमायती हैं। बिल्कुल सही बात।
और प्रेम जी, बीजेपी सिर्फ ध्रुवीकरण से ही चुनाव जीतती है। अगर कांग्रेस ठीक से चुनाव लड़ेगी तो मुस्लिम और एससी वोट पूरा कांग्रेस की तरफ ही जाएगा। मिराजुद्दीन लिख रहे हैं। और जसलीन बेनीपाल लिख रहे हैं, जसलीन बेनीपाल, अरविंद भाई गाली कौन दे रहा है। आगे मैं बढ़ूं तो हरिशंकर जी लिख रहे हैं, जिस आदमी का नाम वोटर लिस्ट से काट दी गई है, क्या वह कोर्ट में खुद का वोट को लेकर चुनाव आयोग को कोर्ट में केस कर सकता है या नहीं? इसके लिए प्रक्रिया होती है, कोर्ट तो लौटा देता है तुरंत, ये कह करके कि आपको पहले चुनाव आयोग में शिकायत करनी चाहिए। अब उसके बाद चुनाव आयोग में दौड़ता दौड़ता इंसान थक जाता है, सोचता है चलो नहीं भी दिया तो क्या, क्यों हम इतना परेशान हो। और यही वजह है कि जिसके नाम कटते हैं वो उस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा पाता है। आगे हम देखें, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, मलिक जी लिख रहे हैं। और अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं, राजा भाई पर्सन की प्रेम सर की वीडियो देखो, इन्होंने यही बात कही है, 10 मेंबर बन जाएंगे तो डिबेट में बुला लेंगे। ये हम शुरू करने ही वाले हैं, बहुत जल्दी करेंगे। 10 ना भी बनेंगे कोई शर्त नहीं है, मैं शुरू कर दूंगा। एक्सपोज कर भाई जेम्स बॉन्ड। श्री किरण जी लिख रहे हैं, गठबंधन सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए होता है और दिल्ली में गठबंधन का कोई लाभ नहीं है, बीजेपी भी यही करती है। और इंडिया गठबंधन में शामिल ज्यादातर पार्टी कांग्रेस को अपना ऑक्सीजन सिलेंडर समझती है, वह चाहती है कि उनका तो जीवन दान मिले पर कांग्रेस बेदम होती जाए। विकास दुबे जी ने बहुत सटीक तरीके से बात कही है। और डॉक्टर हशीम खान लिख रहे हैं, राहुल गांधी इज ग्रेट ऑनेस्ट एंड सिंपल लीडर। प्रदीप राज जी लिख रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस आना चाहिए। तो ये तमाम बातें जो हमने चर्चा की और प्रतिक्रियाएं भी ली हैं, प्रतिक्रियाओं से एक राजनीति की आबो हवा समझ में आती है, जनता की आकांक्षा अपेक्षा समझ में आती है। राजनीति जनता अपने नजरिए से सही और गलत बताती है और हम भी उनकी बातों को लेकर के अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। तो आप सब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। और आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए और हाँ, मेंबर भी बनिए। चूंकि हम मेंबर्स के लिए उनको अपने साथ जोड़कर बात करना चाहते हैं, ग्रुप में बात करना चाहते हैं और एक साथ कम से कम हम 9-10 को साथ ले सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा होंगे मेंबर्स तो उनको अलग अलग दिन में अलग अलग लोगों को जोड़ेंगे। तो ये सिलसिला हम जोड़ना बनाना चाहते हैं, जल्द ही उसको शुरू करेंगे। हमको 2-4 दिन तक अपनी बात आपके बीच रखने दीजिए। जो मेंबर्स होंगे उनके साथ में उनको हम स्क्रीन पर ला करके उनसे सीधी बातचीत करेंगे। तो आज हमें दीजिए इजाजत और आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।